हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर नरेंद्र उपाध्याय। एंड आज का वीडियो जो है वो मेनली इस चीज पे है कि हमने क्या गलतियां की थी हमारे फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना एफएमजी का एग्जाम फर्स्ट चांस में पास कर लिया और नरेंद्र को आए 178 मार्क्स। तो मैक्सिमम लोग जो है वो वीडियो बनाते हैं इस चीज का कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी, हाउ आई पास एफएमजी। तो हमारा भी वही रहेगा, हाउ वी पास, लेकिन हमारा मेन फोकस इस चीज पर रहेगा कि हमने क्या गलतियां की थी हमारे फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर के टाइम पे। ऐसी क्या गलतियां थी हमारी जो जिन चीजों के वजह से जब यहाँ पर हम आए तो 6 महीने में हमको बहुत ज्यादा प्रेशर था, हमको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी था। और ऐसी चीजें आप ना करो, तो वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले नरेंद्र बताएगा कि वो अपने फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में ऐसे क्या चीजें हैं जो यहाँ पर आया जब वो 6 मंथ में जब उसने पढ़ाई की तो उसको फील हुआ कि काश मैं अपने फिफ्थ ईयर में से ही ये चीजें कर लेता तो आज मुझे ऐसा फील नहीं होता। तो ओवर टू यू नरेंद्र, बताइए। सो गाइज, यदि मैं पिछले 2 साल पीछे जाऊं और अपनी गलतियों को फिर से सुधारना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह ऐड करूंगा कि मैंने मेन वीडियो से पैथो, सर्जरी, ऑब्सगाइनी और भी फार्मा और भी कुछ सब्जेक्ट किए थे। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेन वीडियो से पढूं, फिर से मेन वीडियो से पढूं, लेकिन अपने जो नोट्स है उसको छोटे रखो। क्योंकि एंड में ऐसा होता है कि जब आप रिवीजन करने के फेज में रहोगे तो उतनी मोटी 200-300 वाली पेज की बुक देख के ही आप पहले तो घबरा जाओगे। रिवाइज करने ही नहीं होगा, बहुत बच्चों को नहीं होता। और हम जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल है। तो नोट्स छोटे रखने, शुरू से नोट्स छोटे रखने। और जितना हो सके अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। फॉर एग्जांपल, अपना फिजियो, पैथो, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, फिर मेडिसिन का ज्यादा नहीं, कार्डियो और सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीएसएम और एक दो छोटे मोटे अपना ईएनटी नहीं तो ऑफ था। ये 9-10 सब्जेक्ट यदि रशिया से या किसी भी आप कंट्री में हो वहां से करके यदि इंडिया आ रहे हो, आप ऑलरेडी 75% आपका सिलेबस हो चुका है। क्योंकि बाकी के जो 9 सब्जेक्ट बचेंगे आपके, वो आप 5-5 दिन में उड़ा दोगे। रैपिड रिवीजन इज इनफ फॉर दो सब्जेक्ट, उसके लिए बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 9-10 सब्जेक्ट की यदि आपकी बेस मजबूत है तो ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए आप कर लोगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन घुमा के आए वो तो आ जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे मैंने सब पढ़ा है, एमसीक्यूज क्या है, इसी में से तो आएंगे। लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्रिक अलग होता है, वो आप करोगे तो ही आपको आएगा। वो उसका एक्सपर्ट आ गया है, वो आपको समझा सकता है कि एमसीक्यूज का क्या ट्रिक है सॉल्व करने का। तो एमसीक्यूज का नहीं, पहले तो मैं अपना भी बताऊंगा कि फिफ्थ ईयर में जैसे ही नरेंद्र को देख के, जैसे ही नरेंद्र ने प्रेप लेटर उठाया, मैंने उसको पूछा भाई कितने का पड़ा, बता मेरे को, मैं भी लेता। और इसके लेने के 1 महीने के बाद ही मैंने भी प्रेप लेटर ले लिया। फिर मेरा और नरेंद्र का सिर्फ एक ही चीज चलता था। मैंने इस चीज को पता नहीं क्यों, बट उस टाइम पे मैंने इस चीज को ऐसे कंपटीशन उठा लिया था कि नरेंद्र तेरा क्या चल रहा है, मेरा फिजियो चल रहा है, मैं भी फिजियो करता। तेरा क्या चल रहा है, मेरा पैथो चल रहा है। और उस टाइम पे क्या होता है, मैं नॉर्मली बता रहा, मैं अपनी ईयर अपने यूनिवर्सिटी का तो ये बता सकता। फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर में भाई लोग, तुम लोगों को ना उतना तो टाइम मिलने वाला है नहीं कि हम लोग ने जैसे यहाँ पर हमको क्या है, खाओ पियो पढ़ाई करो। जो ऑफलाइन वाले थे वो भी खाओ पियो क्लास जाओ पढ़ाई करो। लेकिन तुम लोग को क्या है, साइकिल है, पॉलीक्लिनिक थेरेपी, दूर दूर जाना पड़ता है। और बाकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं बच्चे, उन लोग को भी ये समझ में आ रहा होगा कि फिफ्थ ईयर और सिक्स ईयर में अलग अलग साइकिल, ये वो प्रोजेक्ट, फिर डायरी वगैरह लिखने में तुम लोग को मिलता नहीं है टाइम। तो मेरे लिए क्या था कि नरेंद्र ने अगर बोल दिया कि मेरा पैथो खत्म, और मेरा अगर पैथो का 50% ही हुआ है, तो बचा हुए 50% को मैं सिर्फ वीडियोस देखता था। सिर्फ वीडियोस देखता था 1.5x में, ये रेस में था कि हाँ मेरा पैथो खत्म हो गया, मेरा सर्जरी खत्म हो गया, मेरा गायनी खत्म हो गया। लेकिन फिर जब यहाँ पर आया और जब पैथो को फिर से रिवीजन के नाम पे खोला, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे फिफ्थ ईयर मतलब मैं अगर पीछे जाऊं और मेरे खुद को फिफ्थ ईयर में बताऊं कि कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है, एफएमजी सिर्फ पास करना है हम लोगों को। और रही बात पढ़ाई की, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा सिलेबस मत उठाओ, ज्यादा बड़ा टाइम टेबल मत बनाओ। दिन का अगर तुम अभी फिफ्थ ईयर में हो, मतलब तुम्हारे पास भी पूरा फिफ्थ ईयर है, सिक्स्थ ईयर है, पूरा फिफ्थ ईयर नहीं मतलब आधा फिफ्थ ईयर है, पूरा सिक्स्थ ईयर है, मतलब 1.5 साल तो तुम्हारे हाथ में है। फिर तुम यहाँ आओगे 6 महीने के लिए पढ़ाई के लिए। तो वो 1.5 साल का मतलब है कि अगर तुम दिन का 3 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो तुमको लगभग कुछ नहीं तो कुछ कुछ कितना 500 दिन तो मिल रहा है, मतलब 1500 घंटे। और एक प्रेप लैडर या मैरो या कुछ भी हो, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600 या 700 घंटे का ही मेन वीडियोस होता है। मतलब तुम अगर अभी
3 घंटे भी चालू करोगे तो तुम 2 बार पूरा मेन वीडियोस रिवाइज कर सकते हो अपने सिर्फ यूनिवर्सिटी में बैठ के। और 3 घंटा दिन का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा ये एक चीज कहना रहेगा, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगले दिन कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा तो देना उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है पहले उनको सॉल्व करो। एमसीक्यूज को लोग क्या सोचते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो हमारे नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है। तो वो लोग बोलेंगे अरे यार मैंने तो अभी रिवाइज किया, कितना ही मुझे आता होगा, छोड़ ना, पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म करता फिर एमसीक्यू करूंगा। नहीं होता। सब्जेक्ट खत्म करूंगा फिर इसके बाद जब हजार हजार एमसीक्यूज दिखेंगे ना, ऐसे ही हालत खराब हो जाएगा, तुम बोलोगे छोड़ो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता। तो चुपचाप एक टॉपिक करो, उसका एमसीक्यू करो, 20 25 30 एमसीक्यूज होंगे करो। और एमसीक्यूज करने का मेन मकसद ये नहीं है कि तुम्हारा कितना नॉलेज है, बट उसका मेन मकसद ये है कि तुम फिर से रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि एमसीक्यू गलत होगा तुम उसका राइट राइट आंसर देखोगे, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा रहेगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे फिर से तुम्हारा एक टाइप ऑफ रिवीजन है। फिर आगे एमसीक्यू करोगे, फिर बाद में जब तुम फिर से जब रिवाइज करोगे या फिर से जब तुम कस्टम मॉड्यूल या जो भी है अलग अलग एमसीक्यूज करोगे, तुमको यही क्वेश्चन ही फिर घुमा फिरा के आएंगे, तुमको ये स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि हाँ मैंने ऐसा तो क्वेश्चन किया था जो मेरा गलत हुआ था लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दूसरा है। तो ये मेन है एमसीक्यू सॉल्व करने का। और हमने जो है मैंने एमसीक्यूज नहीं किए थे, यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ 18,000 एमसीक्यूज किए प्रेप लेटर और बाकी सबको मिलाकर। तो वो एमसीक्यूज करने में जो हालत खराब हुआ है ना मेरा, वो मुझे ही पता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा अपने जूनियर्स को, और मैं अपनी गलती यही मानता कि मैंने जो पढ़ाई है उसको एज ए कंपटीशन लिया, जो नहीं लेना चाहिए था। मैंने सिर्फ मेन वीडियोस ही देखे, वीडियोस देख देख के आगे बढ़ा, वो नहीं करना चाहिए था। और तीसरा, मैंने एमसीक्यूज नहीं किए थे। तो कम से कम कुछ नहीं तो दिन का 20 एमसीक्यू ही करो। अगर 20 एमसीक्यू भी करोगे ना तो 500 दिन में 1000 एमसीक्यूज तो तुम्हारे ऐसे ही हो रहे हैं। 1000 नहीं, सॉरी, 500 दिन में 10,000 एमसीक्यूज तो ऐसे ही हो रहे हैं। मतलब ये जो 1.5 साल अगर फिफ्थ ईयर में हो, तो अगर सिक्स ईयर में हो तो कम से कम 300 दिन है। 300 दिन में कम से कम अगर दिन का अभी 20 करोगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम से एक महीना पहले भी 20 ही करोगे। तब ऑलरेडी तुम्हारा ना ये एक दिमाग में बैठ जाएगा 100 100 एमसीक्यूज करने का। आदत बैठ जाएगा 15 15 घंटे पढ़ने का। अभी स्टार्ट तो करो। स्टार्टिंग से कोई 15 घंटे नहीं पढ़ पाता, ना नरेंद्र पढ़ता था ना मैं पढ़ता था। बट हमने स्टार्ट किया था अप्रैल से। मई जून में यूनिवर्सिटी का तो ये सब था ग्रेजुएशन, फिर यहाँ पर आने के बाद 3 3 घंटे 4 4 घंटे 5 5 घंटे कर करके एग्जाम से एक महीने पहले हमारा 15 15 घंटे नॉर्मली जाता था। तो स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि अरे अभी टाइम है बाद में करते, जब भी हो जहां भी बैठे हो स्टार्ट करो। और नरेंद्र, अब दूसरा हमारा ये टॉपिक है जो नॉर्मली हर एक वीडियो का होता है, जिसके बिना तो वीडियो नहीं बन सकती। तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या था यही 6 महीने का, हम्म। बताइए। स्ट्रेटेजी ऐसा था कि हम लोग जुलाई में आए यहाँ पे। जुलाई में आए, 20 जुलाई से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। टारगेट लेके चल रहे थे कि 20 दिसंबर के आसपास पेपर होगा। तो 5 महीने मान के चल रहे थे, तो 5 महीने को 3 महीना प्लस 3 + 2 करके डिवाइड कर दिए कि 3 महीने में एक फर्स्ट रीडिंग देना है और लास्ट के 2 मंथ में रिवीजन करना है। लेकिन यही है, फर्स्ट रीडिंग तो हो गए टाइम पे, लेकिन रिवीजन जब स्टार्ट किया, फर्स्ट रीडिंग मतलब कि इतने मोटे मोटे नोट्स बन गए फर्स्ट रीडिंग में। 3 महीने में बड़े बड़े नोट्स बना लिए। जब रिवीजन की बारी आई तो वो बुक देख के पहले तो डर लगा कि यार पढ़ तो लिया लेकिन इसको फिर से समेटूंगा कैसे, एग्जाम में तो सब समेट के ही जाना है, दिमाग में इतना घुसेगा कैसे। फिर वहां पे कितना 3 4 सब्जेक्ट के मैंने फिर से नोट्स चेंज किए। मतलब फिर कुछ सब्जेक्ट जो मैंने प्रेप से पढ़े थे, सेरिबेलम के रैपिड रिवीजन नोट्स उठाए, उनके वीडियोस देखे, वहां से कुछ किए। तो एंड में 3 4 सब्जेक्ट के मुझे फिर से नोट्स जो है छोटे करने पड़े। तो फर्स्ट रीडिंग करते समय इतने मोटे मोटे नोट्स बन गए हर सब्जेक्ट के। लेकिन अब रिवीजन की बारी आई तो डर लगने लगा कि भाई इतने मोटे फिर से कैसे पढ़ सकता हूँ। और वो डर हर एवरेज स्टूडेंट को लगेगा। मेरे को तो भाई बहुत 2 3 रातें खराब गई उसकी वजह से। तो क्या किया, फिर से दूसरे सोर्स पे गए, वहां से छोटे रिवीजन के नोट्स उठाए, फिर वहां से फिर से एक शॉर्ट नोट्स बनाए। तो उसमें काफी टाइम गया। तो इसके लिए अपने फर्स्ट रीडिंग को टारगेट बनाओ कि आपका रिवीजन इजी हो। और और जितना जी। हो सके फर्स्ट रीडिंग के समय जितना हो सके समझ के पढ़ना, क्योंकि जो चीजें आप समझोगे उसको रिवाइज करना इजी होगा। लेकिन जो चीजें आप रटोगे उसे बार बार रटना है, हर 10 दिन में उसे रटना पड़ेगा। फिर बोलोगे, रटोगे, बोलोगे,
बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम लोग ने 5-7 बार पढ़ा, तब जाके एग्जाम में चीजें याद रही। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे ये अपना बायोकेम। माइक्रो बायोकेम और फार्मा, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको बार बार पढ़ना ही है, हर एक हफ्ते में बुक उठा के देखना ही है। और कब देख सकते हो? जब आपके नोट्स छोटे हो गए, तभी हिम्मत होगी कि भाई बुक उठा के देख लो। यदि नोट्स पढ़े कुछ नहीं, फिर तो भाई बस एक जगह रख रख दिए जाएंगे बुक, और फिर उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा एग्जाम में। नोट्स छोटे रखो, और रिवीजन इजी बनाओ अपना, ये टारगेट रखो पढ़ते समय। जो बच्चे 5th ईयर 6th ईयर में भी है, नोट्स ट्राई करो छोटे रखो। जितने छोटे नोट्स उतना अच्छा रिवीजन, उतने अच्छे मार्क्स। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शुरू से कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं यार हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, हो जाएगा। और हम यदि लोग का मैं और हम लोग का आर्या कर यही सकते, कॉन्फिडेंस था। यदि यदि मैं और आर्या कर सकते, तो भाई कोई भी कर सकता है ये। हम लोग का कुछ नहीं यही है। था कि हम नहीं, हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? हम पास नहीं वही करेंगे तो फिर कौन करेगा? वही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो। क्योंकि एंड में, स्टार्टिंग में सब मानते भाई, आर्या शुरू में सब मानते, अरे हो जाएगा, घर से करूंगा, दिल्ली नहीं हाँ। जाऊंगा, ये वो। लेकिन एंड के जो 1 महीने बचते ना भाई, वो अलग है, पूरा गेम ही अलग चेंज हो जाता है वहां से। जैसे चुटकी बजती है और गेम चेंज। अब आपको नया प्लान करना है, हर चीज हर रोज टेबल पे। अब जैसे ये थे कुछ एग्जाम के समय, तो हर दिन का टारगेट आपके टेबल पे होना चाहिए कि कितने टाइम से क्या करना है। अब जैसे अभी देखो, ये उल्टा हाँ, दिख रहा होगा, लेकिन नहीं नहीं हर दिख रहा है। हर 18 तारीख का सब्जेक्ट, पीएसएन, 11 से वही ना, 12:30 सर्जरी, साढ़े उतना बारह से। टाइम, वही हर चीज, हर दिन का प्रॉपर उतना टाइम देना ही पड़ेगा। वहां से स्ट्रेटेजी पूरी चेंज होती है। उसके लिए यदि आपको कोई डिटेल में चाहिएगा तो आगे अलग वीडियो बनाएगा। लेकिन वही है कि नोट छोटे रखो भाई, कहने का मतलब ये है। और बिलीव रखो खुद में, और वर्क हार्ड है। ये सब जो कंसिस्टेंसी, वर्क हार्ड, जो 5th ईयर 6th ईयर में बच्चे, उनको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड चीज है, एक बार इंडिया आ जाओगे ना, घर पे बैठोगे या जिम्मेदारी समझ में आएगी, अपने आप हो जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी दोस्त है जो रशिया में कभी बुक नहीं खोले थे, यहाँ पे आके भाई 15-15 घंटे पढ़ लेते। उनको देख के हम चकरा गए कि भाई ये कैसे कर रहा है। लेकिन वही है, जिम्मेदारी जब पड़ती है तो इंसान करने लगता है। लेकिन हाँ, यदि पढ़ाई को लेके कुछ टिप्स देना हो तो यही दूंगा, नोट्स छोटे रखो, और टारगेट करो एग्जाम नहीं, अपना रिवीजन, अगला रिवीजन कैसे इजी बनाओ। हम्म। तो नरेंद्र ने जो बोला मेरे भी वही सब चीज है, बट उसमें मैं अपना एक ऐड करना चाहूंगा कि मैंने जीटीज भर भर के दिए। मैंने कुछ नहीं तो कुछ हर तीसरे या चौथे दिन में मैं एक जीटी देता था, ये जानने के लिए नहीं कि अरे मैंने जीटी दिया मेरा 130 आया मतलब मैं फेल होने वाला हूँ एफएमजी ना। मेरा जीटी देने का ये मकसद था कि जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझे वो क्वेश्चन नया लग रहा है कि पुराना लग रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को क्वेश्चन ऐसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में आंसर आके मैं टिक मार दिया, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस क्वेश्चन में, और जब आंसर चेक किया तो हाँ वो सही है। तो मेरे को जीटीज देने का मेरा मेन रीजन यही था कि नया कुछ जो लग रहा है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, और जो पुराना लग रहा है उसको मैं कितने स्पीड में, कितनी जल्दी मैं उसको टिक मारकर अगले क्वेश्चन में बढ़ सकूं। ताकि एग्जाम में भी ऐसा ही हो कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम फुद्दू जैसे क्वेश्चन होंगे। कि जैसे नियासिन का होता है B3, तो मैंने इतनी बार नियासिन को दिया है ना, या इतनी बार मैंने जीटीज में या बाकी एमसीक्यूज में नियासिन देखा है ना, तो जीटीज में जैसे ही मैंने नियासिन देखा, मैंने B3 ढूंढना चालू किया, B3 जहां B3 मिला मार के आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि जीटीज में जितने भी इजी क्वेश्चन मैं उनको ढूंढता था कि कितने क्वेश्चन जो है वो मुझे एकदम कंप्लीटली आता ही है, मैं वो क्वेश्चन तो पहले मार के जाऊंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है फिर उसके बारे में सोचूंगा। और ये चीज मेरे को फिर एग्जाम में काम आया। तो जीटीज देते रहना, एमसीक्यूज करते रहना, और नरेंद्र ने जैसा बोला है छोटे बुक्स रखना, ज्यादा मोटा मोटा रिवीजन मत करना। कि लोगों को क्या लगता है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज लिख लो। अभी तुमको लिख रहा है ना, जब 6 महीना या 3 महीना बचेगा ना, वो इतने मोटे मोटे लिखे हुए चीजें फिर लगेगा कि क्यों लिखा है यार, इससे अच्छा तो मैंने वो यूट्यूब पे 3 घंटे का टीचर बोल रहा है वही सुन लूंगा। तो इतना ही था, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना। यही था हमारा स्ट्रैटेजी, यही था हमारी गलतियां। तो हमारी गलतियां से अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भी वही चीज कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ में भी वो चीजें हो रही है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो पढ़ना। सोर्स कुछ भी रखो, वहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो चलेगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसको पकड़ के रखना। ये नहीं कि अभी 15 दिन में मेरा ऑब्स का साइकिल खत्म हुआ, ईएनटी चालू हुआ, ऑब्स बंद करो ईएनटी चालू करो। ईएनटी 3 दिन में खत्म हुआ, ईएनटी खत्म करो, सर्जरी का साइकिल चालू हुआ क्लास में, सर्जरी का प्रेप लैडर या मैरो चालू करो ना।
ईएनटी कर रहे हो ना, ईएनटी पूरा करो पहले। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा या 2-2 घंटा जो देना है दो। दोस्त के बर्थडे में भी जाओ, न्यू ईयर भी मनाओ, मॉल भी जाओ, सब करो, क्योंकि अभी लाइफ है, करना पड़ेगा। क्लासेस भी जाओ, बट इतना डिसिप्लिन रखो कि दिन का कुछ नहीं, कुछ तो भाई मेरे को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा देना ही है, संडे वनडे को 4 घंटा देना ही है। जो सब्जेक्ट पकड़ा है उसी सब्जेक्ट को पूरा खींचो। साइकिल चलने दो, जो भी चल रहा है, साइकिल से फर्क नहीं पड़ता, साइकिल के लिए अपना थोड़ा थोड़ा जो भी क्लास के हिसाब से पढ़ना है पढ़ो, बट जहां ये पढ़ रहे हो उसको इज्जत से, ढंग से, पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। रिवाइज करो, एमसीक्यू करो, पढ़ो, रिवाइज करो, एमसीक्यू करो। आज जो पढ़ा कल उसका रिवाइज, एमसीक्यू, फिर नया पढ़ो, फिर एमसीक्यू, फिर नया पढ़ो। वो रखना है। और 6 महीने के बाद फिर ऑनलाइन एक, ऑफलाइन जो भी लेना है ले लो, दैट्स इट। और तो एक लास्ट नरेंद्र। एडवाइस, हम्म। एक लास्ट एडवाइस कि एक दो अच्छे दोस्तों के कांटेक्ट में रहो, एंड में बहुत हेल्प करता है। भले शुरू के फर्स्ट रीडिंग वाले फेज में भले वो तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मानता हूँ, लेकिन एंड में जब आप डिमोटिवेट होगे तो आपको एक ऐसा चाहिए जो सेम आपके साथ भी उसी जर्नी में हो। एक दूसरे से बात करो, शेयर करो, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, नॉलेज शेयर करो, बहुत सारी चीजें वहां से हेल्प होती है, और प्लस डिप्रेशन से दूर रहते हो आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी कि एक दो दोस्त जो अच्छे पढ़ने में, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, उनको कांटेक्ट में रहो हमेशा। हम्म। दोस्ती इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अपन दोनों व्हाट्सएप हाँ का वही। ग्रुप था, उसमें हम लोग डालते रहते थे जो तीनों। हाँ, ये भी थी। और हमारा एक और प्रभाकर भी था। बर्गर भी था, वो बेचारा उसका 145 है, बट कोई नहीं, वो निकाल लेगा। अगले में तो वो आएगा, अगले में उसका लेंगे ना अपन। जुलाई में, जुलाई में कंटेंट तो चाहिए, किसी किसी को तो लेना है वीडियो में, तो वो उसी के लिए बैठा है। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये बगल में जो बैठी है इसके साथ भी मेरा भी एक कोलैबोरेशन वीडियो होगा, तो ये भी डालेगी। एंड मिलते हैं नरेंद्र हाँ। जल्द ही। yes, मैं आ चुका हूँ इसके घर पुणे, तो अब आता मैं मुंबई मिलने तुमसे। sure. एंड बस आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।